हाय स्टूडेंट्स। सो जैसा कि आपने देखा था कि कल हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 हमारा जो बीएड का है वो हमने उसके 50 एमसीक्यूज कवर किए थे। और आज हम बीएड का पेपर नंबर 3 जो कि क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल है उसके हम ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, जो कि आपका टॉपिक है, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम वो क्लासरूम होता है स्टूडेंट जिसमें हम नॉर्मल स्टूडेंट्स और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की लर्निंग कराई जाती है। इंक्लूड दोनों स्टूडेंट्स को कराया जाता है, उसे इंक्लूसिव क्लासरूम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके साथ जाएगा, जो कि है इंक्लूसिव क्लासरूम इज अ क्लासरूम इन विच स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज वर्क एंड लर्न टुगेदर। क्वेश्चन नंबर टू एक लर्निंग मटेरियल अगेन होगा, जैसे कि आप अपनी बुक में देखेंगे तो DPEP इसका फुल फॉर्म आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट्स में इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है जो कि है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। हाँ जी, आप बस ब्रैकेट में एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। हम बाकी के सारे ऑप्शंस नहीं करेंगे, अदरवाइज वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 विच ईयर इज कंसिडर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। तो ये 1981 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड ईयर बोला जाता है, डिसेबल्ड पर्सन बोला जाता है, आई एम सॉरी। Which act is replaced the Lunacy Act of 1912? तो अगेन स्टूडेंट्स ये एक आपको यू हैव टू रिमेम्बर दिस, यू हैव टू लर्न दिस कि द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही राइट आंसर है। इस एक्ट ने द लुनासी एक्ट ऑफ 1912 को रिप्लेस किया था। क्वेश्चन नंबर 5 विच कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट कवर्स सेंस डिसेबिलिटीज। अच्छा, ये सारे ना आपको पूछ रहा है कि कौन सा एक्ट है जो ये सारी पर्सन की डिसेबिलिटी को कवर करता है, जैसे कि ब्लाइंडनेस, लो विजन, हेयरिंग इम्पेयरनेस, लोकोमोटर इम्पेयरनेस, मेंटल रिटार्डेशन, लेप्रोसी एड एंड मेंटल इलनेस। तो देखें आप क्वेश्चन कितना डिस्क्रिप्टिव है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जितना क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होगा आंसर आपके लिए उतना इजी होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, क्योंकि ये पर्सन की सारी डिसेबिलिटी को कौन सा एक्ट कवर कर, ये सारी डिसेबिलिटीज बताई हुई हैं, तो इसका पर्सन विद डिसेबिलिटीज आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 द वर्ड CABE। हाँ जी, ये फिर हमको फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो CAB का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE का फुल फॉर्म होता है। Question number 7. In which year did the Indian government formulate the national policy? कौन से ईयर में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी फॉर्म करी थी? तो उसका आंसर है 1968 में। थैंकफुली ये 1968 में बहुत अच्छी पॉलिसी फॉर्मुलेट हुई थी। दो उसके बाद काफी सारे चेंजेस भी आए थे, जिसमें ये तय किया गया था कि सारे जो गवर्नमेंट स्कूल होंगे या प्राइवेट स्कूल्स भी होंगे उसमें डिसेबल स्टूडेंट्स को एडमिशन होना ही होना होगा, आप उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते हैं। When question number 8, when was the policy national policy for persons with disability realized by Ministry of Social Justice and Empowerment of India, जो कि था 10th February 2006। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फिर से देखिए फुल फॉर्म आ गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIED। अगर आप ये आपकी बुक में देखेंगे तो PIED आपको फिर ब्रैकेट्स में मिल जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है
प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। जैसा कि आपको अगर याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा था इंक्लूसिव एजुकेशन, तो मैंने आपको जो आपकी आई थिंक बुक का टॉपिक भी है, हमारा आपका सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही होता है कि इंक्लूसिव की इंक्लूड नॉर्मल और जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके साथ पढ़ाई कराने को, उस एजुकेशन को, उस लर्निंग को इंक्लूसिव एजुकेशन बोला गया है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखेंगे तो देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को सिर्फ लैंग्वेज में डिफरेंस है, और कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मैनर में ये यही बोल बात कर रहे हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन। तो अगर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आई थिंक आपके लिए सारे क्वेश्चंस को आंसर आउट करना काफी इजी होगा। तो अब देखिए इसके साथ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, along with other normal children, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनकी कैसी होनी चाहिए, तो उनकी नॉर्मल बच्चों के साथ होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 फिर बोल रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है। तो इंक्लूसिव ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इंक्लूड्स टीचर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ऑप्शन नंबर 2 है सेलिब्रेटेड डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, encourages strict admission procedure, includes indoctrination of facts। अब अगर आप देखेंगे, ये देखिए आप ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो अगर आप ये थोड़ा हमको ऑप्शन नेगेटिव लग रहा है, ऑप्शन नंबर अगर 3rd एंड 4th देखेंगे तो वो भी मुझे नेगेटिव लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सेलिब्रेटेड डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, मतलब अलग अलग तरह की लोग बच्चे होते हैं क्लासरूम में, तो उसे इंक्लूसिव एजुकेशन बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे लेट्स मूव ऑन। द नेशनल ट्रस्ट एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन द ईयर 1999। ये आपको फिर लर्न करना है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ था, तो ये हुआ था 1999 में। Education of schools for all could be a tagline in which of the following। अभी आप एक tagline की बात कर रहा है कि किस तरह की होनी चाहिए, तो of course ये inclusive education होनी चाहिए। अच्छा, inclusive अगर आप देखें यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे दिया हुआ है inclusive और exclusive। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मैं आपको बता देती हूँ क्या डिफरेंस होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को साथ में एडमिशन मिल जाएगा, साथ में वो लोग डाइवर्सिफाई होके उनकी लर्निंग होगी। बट एक्सक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे कि काफी जगह पे, काफी इंस्टीट्यूशंस में या काफी ऑर्गेनाइजेशंस में आपने तो देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेसिस पे ही उनको एडमिशन मिलता है, सो उसे एक्सक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड। कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है गिफ्टेड चाइल्ड का, तो नंबर 1 लो IQ स्कोर, नंबर 2 डिसीजन मेकिंग पावर एंड कॉन्फिडेंट, नंबर 3 अनेबल टू इंटरेक्ट विद अदर्स, नंबर 4 इनकम्पैटिबल विद हिज मेट्स। तो अब अभी आप जो ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 देखेंगे वो काफी नेगेटिव ऑप्शन लग रहे हैं मुझे, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 डिसीजन मेकिंग पावर एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पूछा हुआ है गिफ्टेड चाइल्ड का, तो गिफ्टेड चाइल्ड हमेशा डिसीजन मेकिंग उसकी काफी अच्छी होती है और कॉन्फिडेंट भी होता है। 15, which among the following is not the symptom of a maladjusted child। maladjusted child का सिम्टम नहीं है, जो थोड़े से बच्चे वीक होते हैं उन्हें हम maladjusted child बोलते हैं, जो इतने एबल्ड नहीं होते हैं नॉर्मल स्टूडेंट से।
तो नेल बाइटिंग, क्वारलिंग विद पियर्स, इमोशनली मैच्योर, स्टैमरिंग। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी उनमें अच्छी बात, उसमें ऐसी कौन सी सिम्टम नहीं होता है, तो या कौन सी उनकी वीकनेसेस हमें नहीं पूछिए, कौन सा उनमें अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि हमें नॉट आ गया है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें इमोशनली मैच्योर, वो इमोशनली मैच्योर नहीं होते हैं क्योंकि वो नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह नहीं होते हैं। तो उनमें नेल बाइटिंग भी होता है, आपस में अपने फ्रेंड्स से लड़ाई, क्वारलिंग नहीं, लड़ाई झगड़ा भी होता है, स्टैमरिंग भी होता है, पर वो इमोशनली मैच्योर नहीं होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इसके साथ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16, गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपना पोटेंशियल, ताकत का एहसास कब होता है? दे लर्न विथ अदर, जब वो बाकी बच्चों के साथ अगर अपनी लर्निंग को प्रोसेस करते हैं तो उन्हें एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। क्रिएटिव आंसर रिक्वायर्स, अब यहाँ पे बोल रहा है क्रिएटिव आंसर। क्रिएटिव आंसर को हम जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता देती हूँ कि क्रिएटिव आंसर पहले किसको बोला गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रिक्वायर होता है। ऑप्शन 1 टेक कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ऑप्शन 2 अ हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम, ऑप्शन 3 ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ऑप्शन 4 डायरेक्टली टॉट एंड टेस्टेड। अगर आप देखेंगे, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे कि जो आता है सेक्शन बी यूजुअली आता है स्टूडेंट्स, आई थिंक 6, 7, 8, 9 में हम देखेंगे तो सेक्शन बी दिया जाता है राइटिंग। कई बार उसको क्रिएटिव राइटिंग भी बोला जाता है और उसमें आई थिंक 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स का ऐसे राइटिंग आता है। तो ऐसे राइटिंग क्या होता है, एक स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को डिफाइन करता है कि वो ओपनली होके अपनी क्रिएटिविटी बता सकता है, वो लिख सकता है जो उसका मन चाहे, राइट? वो ऐसे फॉर्म कर सकता है। सो उसे बोला जाता है क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग के लिए ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन। वो ओपनली कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकता है, क्रिएटिविटी को डिफाइन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, which is the best method to teach children with special needs? Of course, अगर स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है, वो स्टूडेंट है, तो उसके लिए कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीयर ट्यूटरिंग, पीयर ट्यूटरिंग का मतलब होता है जो उसके क्लासमेट्स होंगे उसका असिस्टेंस, उसकी हेल्प, उसे कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू, गिफ्टेडनेस किस किस वजह से आती है? जेनेटिक मेकअप से आती है, एनवायरमेंटल मोटिवेशन से आती है, या 1 और 2 ऑप्शन दोनों से आती है, या साइको सोशल फैक्टर्स? नहीं, तो गिफ्टेडनेस एक तो जीन्स में भी होती है, वो जीन्स से भी आती है। सेकेंडली आप अपने स्टूडेंट को, आप अपने बच्चे को कितना मोटिवेट करते हैं, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ये दोनों फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं चाइल्ड गिफ्टेडनेस में। क्वेश्चन नंबर 2020, व्हेन सैलामैंका स्टेटमेंट वाज अनाउंस्ड, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर बन के आएंगे, तो इसे प्लीज एक बार जरूर पढ़ें। ये स्टेटमेंट अनाउंस हुआ था जून 1994 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द टीचिंग विच अफेक्ट्स मैक्सिमम सेंस इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी टीचिंग है जो सेंसेस को अफेक्ट, सेंसेस पे असर डालती है? तो ऑब्वियस सी बात है मल्टी सेंसरी टीचिंग, क्योंकि वो सेंसेस पे असर डालती है तो मल्टी सेंसरी टीचिंग होगा। Question number 22, learning disabled children differ from mentally retarded children in that, option 1, they have usually average intelligence, they are able to learn in most areas, they have difficulty learning in one area. जो नॉर्मल हम बात करते हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं, बट वो थोड़ी सी लर्निंग में थोड़े से कच्चे होते हैं, थोड़े से कमजोर होते हैं, है ना? तो अगर हम वीक स्टूडेंट्स को, कमजोर बच्चों को अगर डिसेबल्ड या मेंटली रिटार्डेड बच्चों से कंपेयर करेंगे तो हाँ,
वो थोड़े से उनका इंटेलिजेंस थोड़ा सा ओके एवरेज हो सकते हैं क्लास में, वो हर चीज में बहुत ही एफिशिएंट नहीं हो सकते हैं, एक्सलेंट नहीं हो सकते हैं, और शायद उनके सारे जो वर्किंग एरियाज, जो सारे उनके स्पेशल एरियाज हैं, वो उन सब में जीनियस नहीं हो सकते, पर कुछ में हो सकते हैं, राइट? सो इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जाएगा. Difficulty in recalling sequence of letter in verbs and frequent loss of visual memories associated with डायलेक्सिया. ये वाला अगर आपने देखा होगा मूवी आमिर खान की, जिसमें एक ईशान स्टूडेंट था तारे जमीन पर, उसे आपने देखा होगा कि विजुअल मेमोरी लॉस था. विजुअल मेमोरी लॉस वाज लाइक कि वो समझता सब कुछ था, उसे चीजें पता होती थी, बट उसे रीडिंग डिफिकल्टी होती थी. आई थिंक वाइल राइटिंग वो ऑपोजिट डायरेक्शन में राइट करता था. सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज डायलेक्सिया. सो हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? सो इसका ऑप्शन नंबर 1 है द पब्लिक स्कूल सिस्टम इज द फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन. हाँ, बिल्कुल ठीक है. All students have the right to receive a public education in the regular classroom. सारे बच्चों को हक है एजुकेशन का. हाँ जी, बिल्कुल हक है. Question number 3. Inclusive education at all levels benefits students with special needs and their peers. Inclusive education हर तरीके से सारे बच्चों को फायदा देती है, जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, नॉर्मल, हाँ जी, सबको फायदा देती है. इसीलिए बड़ी सोच समझकर इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था, फॉर्मुलेट किया गया था. सो इसलिए ऑल ऑफ दीज. National policy for person with disability was adopted in India in the year, ये हमने पहले भी पढ़ा था, 10 February 2006. ये वही है, ईयर पूछा हुआ है तो 2006. The government of India formulated the dash which deals with physical and economic rehabilitation of person with disabilities. तो आई थिंक ये आपको सबको पता ही है, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन में ही पूरी बिल्कुल बिल्कुल बहुत क्लियरली पूछा गया है कि डिसेबिलिटीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या फॉर्मुलेट किया था, कौन सी पॉलिसी को बनाया गया था. तो नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज. व्हाट इज सैलेमानिका? आई थिंक ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो आई थिंक ये आपको पता होना आई थिंक होगा कि कौन सी कंट्री या कौन से देश में सैलेमानिका बनाया गया था. तो ये स्पेन में बनाया गया था. ये आपको फिर लर्न करना है. क्वेश्चन नंबर 28 फिर उसी से रिलेटेड है कि पर्पस क्या था सैलेमानिका का जो बनाया गया था. इसका पर्पस यही था कि फर्दरिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए. ऑप्शन नंबर 2 देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, सेटलिंग ऑफ न्यू एंड सेपरेट स्कूल्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन. ऑप्शन 2 बनता ही नहीं है क्योंकि जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है तो सेपरेट स्कूल की बात हो नहीं सकती है. और नन ऑफ दीज तो ऑप्शन आप हटा ही दीजिए, क्योंकि नेगेटिव ऑप्शंस को आप यूजुअली इग्नोर करा करिए. फिर देखिए उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following proclamation was set by Salamanca Statement Action for Framework? Option 1. Every student must get his basic education. Every child has unique needs. Yes. Education plan must be diverse. एजुकेशन हर बच्चे के लिए अलग अलग तरह की होनी. एजुकेशन प्लान मस्ट बी डाइवर्स का मतलब क्या होता है? आप देखिए, अगर आप एक क्लास में जाएंगे तो आप वही एजुकेशन प्लान आप वही दूसरी क्लास में या हर बच्चे के साथ में फॉलो नहीं कर सकते हैं. आपको पता होता है कि हर बच्चे की यूनिक नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, राइट? सो ये सारे पॉइंट्स जो आप देखेंगे ये इसमें वैलिड होते हैं, जो कि इस स्टेटमेंट में जनरेट किए गए थे. तो ऑप्शन नंबर 4 होगा ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम. द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995. तो ये आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगी, आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा. ऑप्शन 1
an act to give effect to the proclamation on the full participation and equality of the people. ये term बहुत important है, equality of the people, क्योंकि यहाँ पे students की बात की जा रही है, तो equality बहुत important term है, with disabilities in the Asian and Pacific region. तो अच्छा, अब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1 में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट क्यों है। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, an act to give effect to the proclamation to provide extra rights to people। यहाँ पे देखिए क्या ऊपर बोल रहा था, यहाँ पे ये देखिए आप इक्वालिटी की बात कर रहा है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा राइट्स की बात कर रहा है। जब स्टूडेंट्स की बात होती है तो कुछ भी ज्यादा या कम नहीं होता है, एवरीथिंग हैज टू बी इक्वलाइज एंड एवरीथिंग हैज टू बी इन इक्वल मैनर। तो इसलिए हम इक्वालिटी के बेसिस पे हमने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया हुआ है। यहाँ पे ये बोला है टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा राइट्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज इन द एशियन एंड पैसिफिक रीजन। नहीं, हमें एक्स्ट्रा राइट्स उन डिसेबल्ड पीपल, डिसेबल्ड स्टूडेंट को नहीं देना है, हमें इक्वली ट्रीट सबको करना होता है, तभी हम उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में एक साथ क्लास में लेकर बैठते हैं। Which of the following characteristics are found in gifted children? कौन से कैरेक्टरिस्टिक फाउंड होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन में? ये हमने इसके रिगार्डिंग एक पहले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हैव, अभी आप लास्ट ऑप्शन देखिए, हैव लार्ज वोकैबुलरी होती है, उनकी वोकैबुलरी बड़ी स्ट्रांग होती है, क्यूरोसिटी भी होती है, सेल्फ क्रिटिकल भी, उन्हें पता होता है कि उनकी वीकनेस क्या है, तो इसका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा। Which of the following is not an educational provision for gifted children? अच्छा, अभी यहाँ पे इसके give them extra homework, अगर आप देखेंगे कि ये प्रोविजन नहीं है गिफ्टेड चिल्ड्रन के, कभी कभी आप देखेंगे पेरेंट्स के, कभी आपने ट्रेनिंग वगैरह करी हुई हो तो आप देखेंगे पेरेंट्स वगैरह बोलते हैं कि नहीं नहीं तो एक्स्ट्रा काम दे दो, एक्स्ट्रा वर्क दे दो, ये लोग करेंगे बैठ के, तो गिव देम एक्स्ट्रा होमवर्क भी हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है, एंगेज देम इन पीयर ट्यूटरिंग। आप अगर जो एक्स्ट्रा जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उन्हें आप एंगेज कर सकते हो, जो लाइक वीक स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में एक उनको आप हेल्पिंग हैंड बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 भी मुझे ठीक लग रहा है, 3 भी हो सकता है, पर सेकंड और फोर्थ नहीं होगा, क्योंकि सेकंड में बोल रहा है एक्सेप्ट दैट सुपीरियोरिटी, ये वापस से है ना इक्वालिटी को क्रॉस करेगा, ये अनइक्वालिटी क्रिएट करेगा, तो इसलिए नहीं होगा। अरेंज स्पेशल स्कूल फॉर गिफ्टेड, नहीं, ये वापस से इक्वालिटी के अगेंस्ट हो जाएगा, तो सेकंड एंड फोर्थ आप हटाई दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर स्लो लर्नर? स्लो लर्नर का ईटिंग जंक फूड ऑब्वियसली सबसे ऑड एंड आउट हमको दिख ही रहा है। आई थिंक ऑप्शंस में सबको आपको अलग ही दिख जाएगा, ईटिंग जंक फूड एक स्लो लर्निंग का कॉज कभी नहीं हो सकता है, राइट? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 34, which of the following is the need of slow learner? स्लो लर्नर के क्या क्या जरूरतें हो सकती हैं? काउंसलिंग उसको चाहिए होती है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑब्वियसली वो भी चाहिए, विजुअल प्रेजेंटेशंस, उस तरीके से आप उसको फास्ट लर्निंग करा सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज होगा। And dash is one who deviates from the normal child in mental, physical, emotional and social characteristics to an extent that she requires special educational service। एक्सेप्शनल चाइल्ड ही ऐसा चाइल्ड होता है जिसे फिजिकल, इमोशनल, सोशल हर तरह से उसे स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज उसे चाहिए होती हैं। So like we are going to come on question number 36, characteristic of visually impaired children। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? नंबर 1 लैंग्वेज डेवलपमेंट, नंबर 2 इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ये भी होता है, सोशल एंड वर्क एडजस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 हम जाएंगे इसके साथ, ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे क्या बोल रहा है ये, which of the following is not a functional limitation of visually impaired children?
यहाँ पे विजुअल की बात कर रहा है कि विजुअली इम्पेयर्ड कौन सा होता है। तो विजुअल अगर की हम बात करते हैं, जब देखने की बात, तो इसमें ऑड एंड आउट हो जाता है हियरिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होगा उसे एजुकेशनल मतलब थोड़ी लर्निंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके बाद स्लो स्पीच भी उसका रीडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। सोशल एडजस्टमेंट में उसको कैसे प्रॉब्लम हो सकता है कि लाइक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप उसे क्या बोलते हैं, आप उसे हियरिंग प्रॉब्लम में कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ लर्निंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन। तो फंक्शनल लिमिटेशन फॉर ऑफ लर्निंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन क्या हो सकता है। यहाँ पे लिमिटेशन पूछ रहे हैं कि किस चीज पे जाके उनकी लिमिटेशन सेट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अटेंशन रिलेटेड लिमिटेशन, ऑडिटरी परसेप्शन लिमिटेशन, लैंग्वेज रिलेटेड लिमिटेशन। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पहले समझते हैं। फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ लर्निंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन, जो इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें उनको लिमिटेड उनकी हो जाती हैं। तो अटेंशन लिमिटेशन हो जाती है, ऑडिटरी हो जाता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम उनको होती है, तो ऑल ऑफ दीज होगा। DDRC स्टैंड्स फॉर, DDRC का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, ये वही फिर से डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। The major frustration that children with hearing loss face in the classroom is the inability to read the prescribed textbook, the inability to participate in sports and games, the inability to communicate or share information with others. Fourth है the inability to take examinations with other students. तो इसका आई थिंक ऑप्शन नंबर देखिए, अभी हम थर्ड ऑप्शन होगा, पर ऐसे हम और डिटेल में आपको बता देती हूँ। द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, द मेजर फ्रस्ट्रेशन that children with hearing loss in the classroom is। यहाँ पे क्लासरूम में hearing loss में बच्चे कौन सा फेस करता है, तो इनएबिलिटी वो फेस करता है कम्युनिकेट करने के लिए और शेयर इंफॉर्मेशन करने के लिए दूसरों के साथ में। क्योंकि आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है कि रीडिंग, तो अगर उसको हेयरिंग लॉस है तो रीडिंग प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर उसको हेयरिंग प्रॉब्लम है तो स्पोर्ट्स में भी नहीं होगा और एग्जामिनेशन में भी नहीं होगा, पर कम्युनिकेशन में वो सुन नहीं पाएगा और अपनी बातों को दूसरों से शेयर नहीं कर पाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 41, स्पेशल एजुकेशन रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। स्पेशल एजुकेशन में कौन कौन से चीजों की जरूरत होती है। स्पेशल करिकुलम, ट्रेन प्रोफेशनल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। हाँ जी, ऑल ऑफ दी सबकी रिक्वायरमेंट स्पेशल एजुकेशन में जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 42, which type of education is practice of educating students with special needs। ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। which type of education is practice of educating students with special needs in the regular classes during the specific time periods based on their skills is called mainstreaming education। mainstreaming education में क्या होता है ना कि मेन स्ट्रीम ऐसे प्रैक्टिस स्पेशल, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उन्हें स्पेशली टाइम निकाल के उनके स्किल्स के हिसाब से। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक हियरिंग लॉस वाला बच्चा है, तो आप उससे ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो नॉर्मल बच्चे की तरह, ठीक है वो इंक्लूसिव क्लासरूम में है, उसे इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, बट स्टिल आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव करे और उसकी आउटकम, उसकी लर्निंग भी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह हो। तो इसीलिए अब उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अभी उसको हेयरिंग लॉस है और उसकी पर्टिकुलर फील्ड में कुछ स्ट्रेंथ है, तो उस स्किल्स के अकॉर्डिंग उसे ट्रेन किया जाता है, उसे स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं, सो उसके मेन स्ट्रीम पे फोकस किया जाता है। सो मेन स्ट्रीम को फोकस करने को मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन बोला जाता है। Question number 43,
Dash education is exclusion of all the students how are not able to fit in the curriculum or in school meetings for any reason. इसको exclusive education बोला जाता है. आपको मैंने मेन स्ट्रीम एजुकेशन बता दिया क्या होता है. एक्सक्लूसिव एजुकेशन इसका एक्सक्लूसिव एजुकेशन वो एजुकेशन होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फिट इन द करिकुलम और इन स्कूल सेटिंग्स फॉर एनी रीजन. जो कि आप देखो कहीं जगह पे बहुत मेरिट के बेसिस पे होते हैं सिलेक्शन, तो वो उसको एक्सक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following is not a type of neurological disorder? यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि डायलेक्सिया है. डायलेक्सिया न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर है. जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि तारे जमीन पर वाली जो मूवी थी उसमें डायलेक्सिया प्रॉब्लम था. सो दैट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर affected to brains. Question number 45. RTE 2009 at ACT Act is based on which article of Constitution of India? तो आई थिंक ये आप सबको पता होगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के बीएड में भी था. आर्टिकल 45 ये बहुत कॉमन आर्टिकल है जो आप सबको पता होना चाहिए, और जिसको नहीं पता है तो प्लीज लर्न कर लीजिए. आर्टिकल 45 एक ऐसा आर्टिकल है जो सबको आई मीन लाइक ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 46. According to the Act, children of which age group will be provided free and compulsory education? ये भी बहुत जेनरिक क्वेश्चन है. आपको पता होगा कि 6 to 14 years of age को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाता है. Elementary education covers education from 6th class to 8th class. जैसे कि आप देखेंगे कि फर्स्ट टू प्राइमरी कवर होता है, 6 to 8 एलिमेंट्री होता है, देन 9, 10, 10th हायर एजुकेशन होता है, एंड 11th एंड 12th आपका सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन होता है. क्वेश्चन नंबर 48. As per the Act, private and specified category schools shall admit 25% of children belonging to weaker section and disadvantaged group in class 1. जैसा कि आपने देखा है कि एक एक्ट के अकॉर्डिंग 25% जिसको EWS कैटेगरी आपने सुना होगा बोला जाता है, जो वीकर और बैकवर्ड क्लासेस के लिए होता है, तो और वो क्लास 1 से कंपल्सरी हो गया है. सो द नंबर वुड बी 25, ऑप्शन नंबर 4. Question 49. In order to improve learning of children admitted in the age appropriate classes and bring them to level of their classmate, there is a provision of special training. Special training दी जाती है कि अगर किसी बच्चे को improve करना है और वो बहुत पीछे है अपने क्लासमेट से और उसको कोप अप करना है, तो उस ट्रेनिंग लेवल को स्पेशल ट्रेनिंग बोला जाता है. Okay, so last question is, as per the provisions of RTE, the nodal academic authority of the state will be SCERT. This has to be learned and this has to be remembered. And here we have finished all the 50 questions of paper 3 inclusive education, जो कि आपका अभी B.Ed second year का बहुत important paper है. और इसमें कुछ भी लर्न करने जैसा, आपको कुछ भी एज इन डिटेल्ड में आपको पढ़ने जैसा नहीं है. कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको you just have to remember them, you just have to go through them once. और अगर आप 50 क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो आई थिंक वो बहुत हेल्प मिलेगा. और अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी क्वेरीज होती हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके डालिए, एंड आई ट्राई टू रिवर्ट देम एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ. और मैं आपके लिए बाकी और सब्जेक्ट्स के डिटेल वीडियो जरूर अपलोड करती रहूंगी. थैंक यू.